हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में आपको बताया गया और कुछ आंकिक प्रश्न भी हल कराए गए। तो इसी क्रम में इस वीडियो में आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाने वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पहले क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत में कब होगा? जब वो आवेशित होगा। कह रहा है द्विध्रुव, तो इसमें द्विध्रुव। ठीक है, अब यहां ध्रुव का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, दो आवेश हैं, दो आवेश, उन आवेशों का परिमाण क्या है? समान है, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है। और ये अल्प दूरी पर अगर रखे गए हैं तो ये क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो आवेश होने के कारण ये वैद्युतमय हो जाएगा। और अल्प दूरी पर रखे गए हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो ये क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो आवेश परिमाण में समान तथा उनकी प्रकृति क्या हो? विपरीत हो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हों, तो वैद्युत द्विध्रुव की क्या करते हैं? रचना करते हैं। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, तो वैद्युत द्विध्रुव की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है, अर्थात उनसे जो निकाय बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर उनसे बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द्विध्रुव के बारे में जानेंगे कि ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धन आवेश और दूसरे सिरे पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, तो इनमें दो सिरे होते हैं, एक तो पॉजिटिव सिरा होगा, दूसरा नेगेटिव सिरा होगा। ये अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अणु है। H2O, ये भी अणु है। ठीक है, CH4, ये भी अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अणु है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये अणु के रूप में है। तो जैसे आप जानते हैं कि किसी परमाणु में उसके धन आवेश का केंद्र तथा इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है? संपाती होता है। किसी परमाणु में पॉजिटिव चार्ज का जो केंद्र है अर्थात नाभिक, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का केंद्र और नेगेटिव चार्ज का केंद्र क्या होता है? संपाती होता है। तो परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन जब उसी परमाणु को हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाएगा तो धन आवेश पर बल कार्य करेगा और ऋण आवेश पर भी बल कार्य करेगा। धन आवेश पर बल एक दिशा में कार्य करेगा और ऋण आवेश पर बल दूसरी दिशा में कार्य करेगा। अर्थात वो दोनों जो आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश, वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो अपने अपने स्थान से थोड़ा जब विस्थापित हो जाएंगे तो उनके बीच की कुछ क्या हो जाती है? दूरी हो जाती है। तो उनके बीच की जो अत्यंत अल्प दूरी होती है उसको हम यहाँ अल्प दूरी को 2l से दिखाते हैं, तो भी आपको बताएंगे।
ठीक है। तो किसी भी परमाणु में उसके धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। अतः परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है और परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन जब परमाणु को हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र में जब हम रखेंगे तो धन आवेश और ऋण आवेश पर क्या होता है, बल परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, ठीक है। तो जब ये बल कार्य करने लगता है तो उसके केंद्र जो होते हैं संपाती न रह करके कुछ थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिस कारण परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। जैसे HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अणु है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन है। तो जैसे ये HCl का सपोज कर लिए अणु है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र, अभी ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, जब इसको हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन के रूप में है। तो ये हाइड्रोजन आयन पर जो बल है एक दिशा में कार्य करेगा और इस पर बल दूसरी दिशा में कार्य करेगा, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। तो जब थोड़ा सा ये विस्थापित हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं। क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो देख रहे हैं कि ये दोनों आवेश, इस पर एक धन आवेश है, इस पर एक ऋण आवेश है, दोनों पर आवेश का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात ये क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। तो ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव की रचना करता है। तो परिभाषा हमारा क्या होगा कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनसे बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु है, परमाणु में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, इसलिए परमाणु द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन जब इसी परमाणु को हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये द्विध्रुव बना लेता है, क्योंकि इसके धनावेश के केंद्र पर और ऋण आवेश के केंद्र पर बल लगने लगता है और दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगता है, जिससे धन आवेश और ऋण आवेश थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और द्विध्रुव की क्या करते हैं, रचना करते हैं, ठीक है। तो जब दो समान परिमाण के आवेश और उनकी प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, तो उनसे जो बना निकाय है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डिफिनेशन होगा, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों, इतना भी आप लिख सकते हैं कि जब दो आवेश इसी तरह कर दिए, दो समान परिमाण एवं विपरीत, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट होने पर, बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट होने पर उनसे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कि जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनसे बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर तो आपको ये बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव में एक सिरे पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों
चार्ज जो होते हैं अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे लिख सकते हैं HCl। HCl भी क्या है, वैद्युत ध्रुव बनाता है। H2O, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब क्या है, वैद्युत ध्रुव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वैद्युत ध्रुव। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया जैसे HCl की बात की है। ठीक है, तो HCl इसको जब हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसका धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र थोड़ा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये क्या होता है, वैद्युत ध्रुव की रचना करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो सामर्थ्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो सामर्थ्य या पावर है वो क्या है, एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव आपको बताया कि जब दो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हों तो क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का जो पावर है, सामर्थ्य है, ठीक है, तो सामर्थ्य एक सदिश राशि द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नाम दिया गया है, अर्थात जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगा कि जब दो आवेश परिमाण में समान हो, उनकी प्रकृति विपरीत हो, तो उनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण आप निकाले हैं, आघूर्ण पढ़े हैं, तो अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो आवेश क्या होता है, घूमने का प्रयास कर प्रवृत्ति रखता है, अपने अक्ष पर घूमने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, आघूर्ण निकालने के लिए आपको परिभाषा बताया गया, बल गुणे लंबवत दूरी आपको बताया गया है। तो यहां पर आवेश एक, दोनों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और P क्या है, एक सदिश राशि है। P क्या है, सदिश राशि, इसको वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। इस पर एक वेक्टर लगा देते हैं, P लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा। तो मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक आवेश है और ये दूसरा आवेश है। ये इस पर आवेश का परिमाण Q है, इस पर भी आवेश का परिमाण Q है, इस पर ऋण आवेश है, इस पर धन आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो अल्प दूरी हम मान ले रहे हैं यहाँ पर, चूंकि लंबाई बहुत कम है तो यहाँ पर 2L मान लिया जाता है। सुविधा के लिए 2L मान लेते हैं कि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के जो बीच अल्प दूरी है या अत्यंत अल्प दूरी है उसको क्या माना गया, 2L माना गया। ठीक है, तो यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होते, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों में से एक आवेश
तो एक आवेश क्या हो गया Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2L, तो हो जाएगा 2L। तो वेक्टर बी P बराबर क्या हो गया Q इंटू 2L हो गया। ठीक है, कि यदि वैद्युत ध्रुव धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच की अल्प दूरी कितना है 2L हो, तब वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, क्या हो जाएगा वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा ये। तो परिभाषा क्या होगा, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर P से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है एक सदिश राशि है। यह क्या है एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती। ठीक है, यह हो गया, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गया। और ये क्या हो गया फार्मूला हो गया कि वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो हमने आपको वैद्युत ध्रुव के बारे में बताया और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण बताया कि वैद्युत ध्रुव क्या है कि जब दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में क्या हो विपरीत हो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हो, तो उनसे बना निकाय क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति जो है एक सदिश राशि द्वारा क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की जो पावर है ये एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगा कि जब दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हो, तो उनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और एक सदिश राशि होने के नाते इस पर क्या लगा दिया गया, एक तीर लगा दिया गया वेक्टर P। और इसकी दिशा किधर से किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश होगा ये। ठीक है, ये बिंदु आवेश है। ठीक है, तो इसकी दिशा जो होगी ऋण आवेश से क्या होती है धन आवेश की ओर होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए इसका मात्रक देखते हैं और विमा देखते हैं। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। अब याद रखिए वेक्टर P बराबर क्या है Q इंटू 2L। Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। और L क्या है दूरी है, तो मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो गया कूलाम मीटर। अब इसकी विमा क्या होगा, विमेय सूत्र, इसका विमेय सूत्र निकालेंगे। विमेय सूत्र क्या होगा, Q आवेश है तो Q बराबर क्या होता है IT, I के लिए क्या होता है कैपिटल A, और T टाइम है, टाइम के लिए क्या होगा कैपिटल T, और L क्या है दूरी है, तो इसके लिए मूल मात्रक क्या होता है कैपिटल L होता है। तो क्या हो जाएगा ATL।
होगा कि नहीं होगा? तो उसको हम सिस्टमेटिक रूप से लिख दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। तो क्या हो जाएगा? एल टी ए। ये तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या हो गया? एल टी ए। मात्रा क्या होगा? कूलम मीटर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन आज हम इसी वीडियो में कराएंगे। वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब दो स्थितियां हैं। वो दो स्थिति कौन कौन सी है? एक तो अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति, ठीक है, और दूसरा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। दो स्थितियों में हमें ज्ञात करना है। तो पहले आप यहां समझ लिए, तो अभी करा रहे हैं अक्षीय स्थिति, और इसी को कहते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। अनुदैर्घ्य स्थिति। और दूसरा है, दूसरी पोजीशन क्या होगा? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, और इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में और अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक्सियल भी कह सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। एक्सियल भी कहा जा सकता है, एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल और एंड ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अच्छी स्थिति समझिए क्या है। तो थोड़ा एक सपोज कर लिए वैद्युत द्विध्रुव है, एक आवेश यहां पर है और एक आवेश यहां पर है। सपोज के लिए यहां पर धन क्यू आवेश, यहां पर ऋण क्यू आवेश है। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य स्थिति में मतलब इसी अक्ष के अंदिश, इसी अक्ष के अंदिश इधर भी हम निकाल सकते हैं और इधर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो सपोज कर लिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसके अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष के अनुदिश, तो अक्ष के अंदिश, तो अक्ष के अंदिश इधर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी अक्ष के अंदिश हमें इससे या धन आवेश से या इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य से बिंदु से इधर भी या इधर, तो किसी भी तरफ हम इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि ये भी आवेश है, बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो इसके कारण भी चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके भी कारण चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इन दोनों के कारण, दोनों आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो इस अक्ष के अंदिश यहां पर ज्ञात कर सकते हैं या यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अक्षीय स्थिति। तो मान लीजिए इस द्विध्रुव के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, तो इस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इस आवेश के कारण भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो यहां पर इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो इस अक्षीय स्थिति में इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या हो जाएगी? मालूम हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति जैसे ये है, ठीक है, तो इसके जो द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत जो अक्ष होता है वो क्या होता है? निरक्षीय होता है। तो निरक्षीय स्थिति में इसके ऊपर भी यहां पर निकाल सकते हैं या यहां पर भी। तो इसके लंबवत अक्ष
इसके लंबवत अक्ष पर यहां पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और यहां पर भी क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एक तरफ आप ज्ञात कर सकते हैं, तो इधर मान लीजिए ज्ञात कर रहे हैं, तो ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लंबवत है, तो ये क्या होगा, निरक्षीय स्थित हो गया, अनुप्रस्थ स्थित कहलाता है। ठीक है, तो ये अक्षीय स्थित होता है और निरक्षीय स्थित। अक्षीय स्थित में अक्ष के अंदिश ज्ञात करेंगे और निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थित में चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत इसके केंद्र से किसी बिंदु पर, केंद्र से कुछ दूरी पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और अध्यारोपण के सिद्धांत से इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में, पहले क्या पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना हुआ है। उन आवेशों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है। प्रकृति विपरीत होने का मतलब एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात एक सिरे पर धन आवेश और दूसरे सिरे पर ऋण आवेश है। और इनके बीच की जो अल्प दूरी है, अत्यंत अल्प दूरी, वो कितना माना जा रहा है, 2l माना जाता है। तो इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l है। ठीक है, अब इस द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आइए फिगर हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर फिगर आप समझ गए तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। और इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये सपोज कर लीजिए कि ये A और B वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और तथा ऋण Q आवेश से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। एक बिंदु आवेश A हो गया, एक बिंदु आवेश A हो गया। एक बिंदु आवेश A हुआ, एक बिंदु आवेश A हुआ। ठीक है, इसको A नाम दे रहे हैं, इसको B नाम दे रहे हैं। कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB जो है धन Q आवेश तथा ऋण Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। तो इस पर धन Q आवेश है और इस पर ऋण Q आवेश है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB जो है धन Q आवेश और ऋण Q आवेश से क्या हुआ है, बना हुआ है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में आपको बताया गया है कि जब दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो मान लिया गया कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q आवेश और ऋण Q आवेश से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो अल्प दूरी मान लीजिए कितना है, 2l। इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l। इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l है। यहां ऊपर दिखा दे रहे हैं, ये 2l। ठीक है, ये ऋण Q आवेश और ये धन Q आवेश, इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है, ये धन Q है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितना है, 2l। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति में थोड़ा फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q आवेश और ऋण Q आवेश से मिलकर बना हुआ है और जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l है।
और इस वैद्युत द्विध्रुव को सपोज करिए के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। ये जहां पर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, के है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अंदैर्घ्य स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से, तो ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है, तो वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है, तो यहां से केंद्र O से यहां से अक्षीय स्थिति में, तो इधर भी आप निकाल सकते हैं और इधर भी निकाल सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु, या मान लीजिए बिंदु P है, तो बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, या वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, R है। यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, R हो गया। ये कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, समझ गए इतना। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहां AB की दूरी कितना है, 2L है, तो AB की दूरी जब 2L है तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, ये L हो जाएगा, और AB कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि केंद्र मध्य बिंदु होगा, तो ये पूरी दूरी 2L है, तो ये इतना L होगा, तो इतना भी क्या होगा, L होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव AB के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, थीम समझने का प्रयास कीजिए। फिर से एक बार रिपीट करा रहे हैं कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q आवेश और ऋण q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धन q आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि धन q आवेश के कारण इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा और ऋण q आवेश के कारण इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। इन दोनों के कारण P पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इतना आपको बना के लिख सकते हैं कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q और ऋण q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब आइए देखते हैं, तो धन q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें धन q आवेश से बिंदु P की दूरी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ दूरी पर है। तो इससे कितनी दूरी पर है मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां इसे डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। अब यहां देखिए, धन q आवेश से इसकी P की दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी कितना होगा, ये ठीक है, ये दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, R है, कितना है, R है। ठीक है, तो अगर इस पूरे दूरी में से ये दूरी हम निकाल दें तो ये दूरी हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो ये पूरी दूरी R है, तो R में से L निकालेंगे तो ये दूरी कितना बचेगा, R माइनस L। तो धन q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा, R माइनस L। कितना होगा, R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो ये R माइनस L हो गया। अब इसी तरह अब क्या करेंगे, ऋण q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहां से, तो यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऋण q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी ये दूरी हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये
ये दूरी क्या होगा यहां से यहां तक। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी r है और ये दूरी कितना है l है। तो ऋण q आवेश से p की दूरी कितना हो जाएगा r। तो यहां से यहां तक r है और ये l है, तो टोटल दूरी क्या होगा, जुड़ जाएगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा r प्लस l, कितना होगा r प्लस l। तो ऋण q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना हो गया r प्लस l हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी r प्लस l हुआ और धन q आवेश से P की दूरी कितना हो गया r माइनस l हो गया। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ गए हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दूरी मालूम हो गया, धन q आवेश से P की दूरी कितना आ गया r माइनस l, ऋण q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना आ गया r प्लस l। ठीक, तो इन बिंदु आवेशों की P से दूरियां हमें मालूम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा ये मालूम करेंगे। तो देखिए, तो धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताया गया है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इस धन q आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब बिंदु A पर धन q आवेश रखा है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। सपोज कर लिए E1 भी मान सकते हैं, EA भी मान सकते हैं। तो ये बिंदु A पर है तो EA भी मान सकते हैं, E1 भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो धन q आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगा, इस पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये धन q आवेश से या स्रोत आवेश से दूर बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो धन q आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश से दूर अर्थात बाहर की ओर होगा। तो ये इस दिशा में हो जाएगा, मान लीजिए E1 भी मान सकते हैं, तो EA हो गया, तो वेक्टर ये इस दिशा में हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर EA इक्वल टू, सूत्र आपको बताया गया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो बताया गया है, ये फार्मूला है ना। ठीक है, अब यहाँ R के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो धन Q आवेश से P की दूरी कितना है r माइनस l है, तो यहाँ R के स्थान पर हम क्या रख देंगे, r माइनस l रख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो वेक्टर ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन धन Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है r माइनस l, तो r माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, r माइनस l का स्क्वायर हुआ। अब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी किस दिशा में होगा, AP की दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, स्रोत आवेश से, चूंकि स्रोत आवेश जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी स्रोत आवेश से बाहर दूर की ओर होती है, बाहर की ओर या दूर की ओर होती है, तो इस दिशा में AP की दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र EA की जो दिशा होगी वेक्टर AP की दिशा में होगी। ठीक, अब इसी तरह हम ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वेक्टर EB। ये ऋण Q आवेश बिंदु P पर स्थित है, तो इसके कारण P पर जो क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगा, वेक्टर EB होगा। वेक्टर EB के बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इस आवेश का परिमाण कितना है Q,
अब यहां से यहां तक की दूरी कितना, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि ये स्रोत आवेश क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऋण आवेश है, तो पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी स्रोत आवेश की ओर होगी, अर्थात स्रोत आवेश की दिशा में होगी, अर्थात इस दिशा में हो जाएगा, वेक्टर ए बी की दिशा ए हो जाएगी। ठीक, स्रोत आवेश की ओर हो गया। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, पीबी की दिशा में होगी, पीबी की दिशा में। ठीक है, किस दिशा में होगा, पीबी की दिशा में, वेक्टर पीबी की दिशा में। अब यहां देखिए बिंदु P पर धन Q आवेश पर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में है, और ऋण Q आवेश के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण EV है, लेकिन इसकी दिशा इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इन दोनों तीव्रताओं की सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता दोनों के सदिश योग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, वेक्टर E बराबर दोनों सदिशों के सदिश योग की क्या होगा, बराबर होगा, तो हो जाएगा वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। ठीक है, अब लेकिन यहां थोड़ा समझना है कि वेक्टर EA और वेक्टर EB दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में है, तो इनका परिणामी क्या होगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण आ जाएगा, परिमाण E बराबर हो जाएगा EA माइनस EB, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में, वेक्टर EA और वेक्टर EB की दिशा परस्पर क्या है, विपरीत है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E का परिमाण क्या होगा, वेक्टर E का परिमाण E मान लिया गया, वेक्टर EA का परिमाण EA हुआ, और वेक्टर EB का परिमाण क्या हो गया, EB हो गया। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि वेक्टर EA व वेक्टर EB परस्पर विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशा में है, तो वेक्टर B की दिशा वेक्टर EA के विपरीत है, तो परिमाण क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मान रख दीजिए, तो E बराबर EA का मान कितना निकाले हो, EA का परिमाण क्या है, वेक्टर EA का परिमाण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस वेक्टर EB का परिमाण क्या होगा, 1/, चूंकि K बराबर एकांक वाले माध्यम में रखा है, तो K भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो गया R प्लस L है, R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो K भी दिखा सकते हैं, क्योंकि K बराबर एकांक वाले माध्यम में इसको दिखा रहे हो, तो दिखा दीजिए K। अब यहां पर इसी तरह वेक्टर EB का परिमाण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, K क्या है, परावैद्युत माध्यम है जिसमें ये वैद्युत द्रव्य रखा हुआ है। अब आइए देखते हैं, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, तो कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई
क्यू अपॉन 4πε0 के कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब यहां देखिए इसका हर क्या है, r-l का होल स्क्वायर है, तो इसका हर क्या है, r+l का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हर दोनों के इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होते हैं तो भिन्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो q अपॉन 4πε0 के, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, या इस तरह भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसके अंश में, इसका गुणा इसके अंश में, इन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका गुणा इसमें तो हो गया r+l का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो गया r-l का होल स्क्वायर बटे r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू, अब यहां देखिए q अपॉन 4πε0 के, अब यहां पर कैलकुलेशन करना है, r+l का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक, माइनस यहाँ r-l का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl होगा, लेकिन इसके पहले माइनस है, इस माइनस की वजह से इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन, अब देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो थोड़ा यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे ये r-l है, इसका स्क्वायर है इंटू r+l, इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r-l इंटू r+l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसका हम जब देखिए r-l इंटू r+l वर्गांतर का नियम लगा देंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ये समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, इस तरह हम रखेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बंद हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ थोड़ा और ध्यान देना है कि यहाँ प्लस r स्क्वायर से माइनस r स्क्वायर कैंसिल, प्लस l स्क्वायर से माइनस l स्क्वायर कैंसिल। ठीक, और देखिए इसमें इक्वल टू q अपॉन 4πε0 के इंटू, अब यहां देखिए अंश में क्या बचा, 2rl क्या हो गया, 4rl जुड़ जाएगा बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए, ये e की वैल्यू आया है। ठीक है, अब इस फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना माना गया है, 2l। ठीक है, और यहाँ केंद्र से एक आवेश की दूरी l हो गया, इसके केंद्र से दूसरे आवेश की दूरी l हो गया। अब ये l दूरी और r दूरी की दोनों की तुलना कर लीजिए, तो इसमें कौन बड़ा है, देखने से स्पष्ट हो रहा है r बड़ा है और l क्या है, छोटा है। ठीक है, तो चूंकि l की वैल्यू r की तुलना में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, l की वैल्यू r की तुलना में क्या है, बहुत कम है, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो l स्क्वायर जो होगा r स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, l स्क्वायर जो होगा r स्क्वायर की तुलना में और कम होगा। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, और कम होगा। ठीक है, तो और कम जब होगा तो r स्क्वायर की तुलना में हम l स्क्वायर को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसलिए l स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। l स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, कि l स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है। r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर बहुत कम है, तो जब बहुत कम होगा
तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो एल स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब निग्लेक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो क्या आ जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं। तो E इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहां देखिए 4RL है, 4RL अपॉन, अब यहां देखिए एल स्क्वायर को जब हम छोड़ दिए तो क्या बचे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, आर की पावर 4 होगा, हो जाएगा आर की पावर 4। अब ये आर से आर की पावर 4 कट गया, क्या बचा, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4L अपॉन आर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक लिख दे रहे हैं। तो E बराबर हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4L, Q का इधर गुणा कर देंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4L को 2 इंटू 2L लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू Q इंटू 2L, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 2 का गुणा करेंगे 4L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू Q इंटू 2L लिख सकते हैं अपॉन आर क्यूब, ठीक। अब चूंकि Q इंटू 2L क्या होगा, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होगा, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। चूंकि Q इंटू 2L बराबर होता है वेक्टर P के, या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो E बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये फार्मूला प्राप्त हुआ निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में ये फार्मूला हमको मिल गया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। क्या आ गया, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। ये फार्मूला हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये फार्मूला हमको मिल गया, ठीक है। तो इधर हम मिटा दे रहे हैं, खो दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो मिल गया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। ए वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अगर ये वैद्युत ध्रुव वायु निर्वात में स्थित हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में रखा हो, तो वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या होगा, 1। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, क्योंकि k का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब हो गया। न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब इसी क्रम में अब इसी को सदिश रूप में लिखना हो, इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप में क्या होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है सदिश रूप में। तो सदिश रूप में हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी, सदिश रूप में क्या होगा, यहां पर वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि सदिश है, ये भी सदिश है, ये हो गया, ठीक।
तो वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p वेक्टर 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये सदिश रूप हो गया ये न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अगर कोई वैद्युत ध्रुव के परावर्तन वाले माध्यम में रखा है या निर्वात या वायु में रखा है, तो वैद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r क्यूब। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। इसी को वेक्टर रूप में दिखाना होगा तो क्या होगा, वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 इंटू वेक्टर p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा, अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो इसको लिखना पड़ेगा पॉइंट। तो P पर जो परिणामी क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। किधर से किधर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो लिख दीजिए वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तीव्रता की दिशा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होते हैं, धन आवेश की ओर होते। ठीक है, तो ये हमारा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया फार्मूला, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2p अपॉन r क्यूब। इसको सदिश रूप में लिखना होगा, तो E भी सदिश है, P भी सदिश है, तो इस पर हम क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 वेक्टर p अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर P पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। और आपको बताया गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्र से उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।